सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको ये बता दूं फ्यू सेकेंड्स के लिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेशन के प्रोसेस स्टमक में कैसा होता है, आमाशय में जो पाचन की क्रियाविधि है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, इन सभी बातों को डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस प्रकार से होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक को भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम बेसिकली पढ़ क्या रहे थे, हम डिफरेंट टाइप के स्टिमुलेटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। स्टिमुलेटर का मीनिंग ये है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर वो लोकल हार्मोन्स जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी ये लोकल हार्मोन होते हैं ये स्टिमुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। उन्हीं हार्मोन्स में से कुछ एक हार्मोन्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे एंटेरोगेस्ट्रॉन के बारे में हमने स्टडी किया था, साथ साथ GIP के बारे में हमने स्टडी किया था। और यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको इन 3 बेसिक टाइप के हार्मोन्स के बारे में भी बताए थे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टिमुलेटर की तरह क्या करते हैं, स्टिमुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं, एक्ट करते हैं। देखिए, इसी को हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा आपने एक हार्मोन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या था, ये था हिपेटोक्राइनिन। क्या था? मैंने कहा ये हिपेटोक्राइनिन था। हिपेटोक्राइनिन भी क्या है, ये भी एक तरह का स्टिमुलेटर होता है, एक लोकल हार्मोन होता है, मैंने आपको बताया था। और ये क्या करता है, किस तरह से डाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, तो आपने यहाँ पे देखा कि इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस इन द लीवर। ये लीवर में क्या करता है, ये बाइल जूस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, बाइल जूस को हम कहते हैं पित्तरस। क्या कहते हैं इसको कहते हैं पित्तरस। ठीक है, अब देखिए ये बाइल जूस को लीवर में सिंथेसिस के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मीनिंग ये होता है किसको प्रमोट करना, क्या करना, इसके सिंथेसिस को प्रमोट करना, इसको बढ़ावा देना या फिर इसको इंक्रीज करना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हिपेटोक्राइनिन जिसके बारे में हमने कल भी स्टडी कर लिया था, तो ये स्टिमुलेट करता है किसके सिंथेसिस को, ये बाइल जूस के सिंथेसिस को, पित्तरस के सिंथेसिस को जो है लीवर के अंदर क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है, इसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। अगर सेकेंड टाइप ऑफ लोकल हार्मोन और स्टिमुलेटर की बात करें तो आपने ये स्टडी किया था कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या मैंने कहा, कोलेसिस्टोकाइनिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको CCK से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके फंक्शंस के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली इसके फंक्शन क्या है, इट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करता है, संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। किसमें? मैंने कहा पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इट मीन्स ये इस तरह का जो स्टिमुलेटर है और लोकल हार्मोन होता है, ये एक पित्ताशय में संकुचन को पैदा करता है। और साथ साथ यहाँ पे रिलैक्स किसको करेगा, ये रिलैक्स करता है इंस्फिक्टर ऑफ ऑडी को। किसको? मैंने कहा ये जो इंस्फिक्टर ऑफ ऑडी होता है उसको ये क्या करता है, मैंने कहा ये रिलैक्स करता है। साथ साथ इसके और कौन कौन से जो है फंक्शन होते हैं, जैसे ही ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर दे या फिर इंस्फिक्टर ऑफ ऑडी को क्या कर दे, रिलैक्स कर दे, तो अब क्या देखने को मिलता है, मैंने कहा एज ए रिजल्ट बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं आर रिलीज इनटू द ड्यूडिनम। अब क्या होने वाला है, आपको पता है कि ये ड्यूडिनम क्या होता है, मैंने बहुत बार बता दिया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। मैंने इसको SI से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन फेज में, आराम की अवस्था में ये इंस्फिक्टर ऑफ ऑडी आ जाएंगे, तो क्या होगा, मैंने कहा अब बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ये दोनों ही किसमें स्त्रावित हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। मैंने कहा ये दोनों ही अब ड्यूडेनम में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, सिक्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने नेक्स्ट हार्मोन के बारे में स्टडी किया था, दैट वाज अबाउट सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन के फंक्शन के बारे में हमने क्या स्टडी किया था, मैंने आपको कहा था कि इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटरी पोर्शन
ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है कि पेनक्रियाटिक जूस का जो भी यहाँ पे वाटरी पोर्शन होता है, क्योंकि आप देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में हम पेनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन की बात करेंगे, वहाँ पे उसके कंपोजिशन में क्या कहा जाता है कि उसका जो वाटरी पोर्शन होता है, मतलब वाटरी पोर्शन का मतलब ये है कि जो भी कंपोनेंट जो है वाटर से बना हुआ हो या फिर जिसमें जल पाया जाता हो, उसमें क्या होता है, उसके सिक्रेशन को ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे इन सभी हार्मोन्स के फंक्शन के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसका नेचर कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको जो है लेफ्ट साइड में कॉलम प्रोवाइड होगा, आपको राइट साइड में कॉलम प्रोवाइड होगा। लेफ्ट साइड वाले कॉलम में आपको डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स के नेम गिवन होंगे और ऑन द राइट साइड वाले कॉलम में आपको डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन के फंक्शंस गिवन होंगे और आपको मैच करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछने की पॉसिबिलिटी होती है इन सभी हार्मोन से। इन सभी हार्मोन के साथ हम आगे डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से हार्मोन हैं जिसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए पेनक्रियोजाइमिन के बारे में यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, ये भी एक तरह का स्टिमुलेटर या फिर लोकल हार्मोन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए ये जो पेनक्रियोजाइमिन होता है ये कौन सा स्टिमुलेटर या उद्दीपक और लोकल हार्मोन होता है, इसके फंक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। अब देखिए इस तरह का जो लोकल हार्मोन होता है ये क्या करता है, जिसे हम पेनक्रियोजाइमिन कह रहे हैं, ये बेसिकली ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है स्टूडेंट, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस का कौन सा पोर्शन, मैंने कहा इसका जो एंजाइमेटिक पोर्शन होता है उसके सिक्रेशन को और उसके सिंथेसिस को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करवा दूं, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस के वाटरी पोर्शन वाले के बारे में हमने सिक्रेटिन में स्टडी किया था कि पेनक्रियाटिक जूस में जो वाटर से बना हुआ पोर्शन होता है उसको स्टिमुलेट करने का, उसको सिंथेसिस करने का वर्क सिक्रेटिन का था। यहाँ पे हम पेनक्रियोजाइमिन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके जो एंजाइमेटिक पोर्शन होता है, एंजाइम से बना हुआ जो भी भाग है पेनक्रियाटिक जूस में, जो भी एंजाइम होते हैं उनके सिंथेसिस और उनके स्त्रवण मतलब उनके जो रिलीज होने के प्रोसेस को, सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, मैंने कहा यहाँ पे पेनक्रियोजाइमिन होता है। क्या होता है, पेनक्रियोजाइमिन होता है। अब देखिए नेक्स्ट हार्मोन के बारे में हम सीधे स्टडी करते हैं, डियोक्राइनिन। क्या होता है ये, मैंने कहा डियोक्राइनिन है और डियोक्राइनिन जो है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, हम सीधे लीड करते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट द ब्रेनर्स ग्लैंड। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, मैंने कहा ये ब्रेनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। आपको पता है मैंने ब्रेनर्स ग्लैंड के बारे में क्या बताया हुआ है कि ब्रेनर्स ग्लैंड क्या होता है, मैंने कहा ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये क्या होता है, मैंने कहा ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये जो है डियोडिनम में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, डियोडिनम में, या फिर हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और डियोडिनम में भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको कहा था किस लेयर में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, मैंने कहा ये सब म्यूकोसा लेयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए वन मोर टाइम मैं इसको रिवाइज करवा दूं आपको, मैंने क्या बोला, डियोक्राइनिन जो ये लोकल हार्मोन है ये क्या करने वाला है, अब ये ब्रेनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और ये ब्रेनर्स ग्लैंड क्या होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये एक आंतरिक ग्रंथि का प्रकार है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का टाइप होता है जो बेसिकली सब म्यूकोसा वाले स्तर में डियोडिनम या फिर गहनी वाले भाग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए और ऐसा इस तरह के ब्रेनर्स ग्लैंड का पाया जाना या फिर इसका स्टिमुलेट होना किसके लिए होता है, तो मैंने कहा यहाँ पे इट स्टिमुलेट द ब्रेनर्स ग्लैंड इन ऑर्डर टू रिलीज, किसको रिलीज करने के लिए, किसको स्रावित करने के लिए, इट इज रिलीज द वाटरी पोर्शन ऑफ द सक्कस इंटेरिकस। जो भी सक्कस इंटेरिकस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसको रिलीज करने के लिए उसमें जो वाटर से बना हुआ पोर्शन होता है या फिर वाटरी पोर्शन होता है, किसका, मैंने कहा सक्कस इंटेरिकस का। और ये सक्कस इंटेरिकस किसको कहते हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए, बेसिकली ये इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं। किसको कहते हैं, ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है मैं आपको ये
बता दूं, इंटेस्टाइनल जूस को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस होता है, इसमें जो भी वाटरी प्रोपोर्शन होते हैं या वाटरी पोर्शन होता है, वाटर का पार्ट होता है, उसको रिलीज करने के लिए ये जो डियोक्राइनिन लोकल हार्मोन है वो ब्रेनर्स ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और ब्रेनर्स ग्लैंड कहाँ है ये भी आपको मालूम चल गया। तो यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं बनने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इन सभी हॉर्मोन्स को कवर करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज़ अबाउट द डाइजेस्टिव जूस। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि आखिर डाइजेस्टिव जूस में किस तरह के जो हैं जूस जो है इंक्लूड होते हैं, किस प्रकार के हम रस की बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव जूस की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से जूस होते हैं मैं आपको ये बता दूँ। बाइल जूस की बात करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस की बात करेंगे और साथ साथ हम यहाँ पे सक्कस इंटेरिकस की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे बोला आपको क्या क्या है, यहाँ पे बाइल जूस मतलब यहाँ पे पित्त रस की बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो डाइजेस्टिव जूस है इसमें पर्टिकुलर किस तरह के जूस को जो है इंक्लूड किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे बाइल जूस आते हैं, बाइल जूस के साथ साथ यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट में जो भी लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो है फ्लो हो रहे होते हैं उसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सक्कस इंटेरिकस होता है, ये अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस को ही कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी से मिलकर बना हुआ है क्या, मैंने कहा ये डाइजेस्टिव जूस मिलकर बना हुआ है इन सभी से। किस किस से, बाइल जूस से, पैनक्रियाटिक जूस से एंड एज वेल एज सक्कस इंटेरिकस से। अब देखिए हम ये अब देखने वाले हैं कि हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट पर्टिकुलर किसके बारे में स्टडी करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिख रहा है एंड इट इज अबाउट वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। यहाँ से भी एक सिंपल सा, इसे आप नोट पॉइंट ही कंसिडर करके चलें और यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मॉड्यूल्स में दिखाई देने को मिल सकते हैं। सब सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये थोड़ा एडवांस लेवल और पीक लेवल की बातें हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किसकी बात करें, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की बात करें, किसकी बात करें, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में क्या कहा जाता है। मैंने कहा ये क्या होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। पहले ये देखते हैं कि इसको सिक्रेट कौन करता है। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है छोटी आंत में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपको पता है उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने म्यूकस लेयर के बारे में भी स्टडी किया था। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर म्यूकस की जो झिल्ली होती है उसके द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, मैंने कहा सिक्रेट या स्त्रावित किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर फंक्शन को हम देखते हैं, इट डायलेट ब्लड वेसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में जो आंत्र वाले भाग में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि डायलेशन का मतलब क्या होता है, डायलेशन का मतलब होता है प्रसारित करना, मतलब उसको फैला देना, उसको क्या करना, उसको स्प्रेड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेडिंग में क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के इंटेस्टाइन वाले पार्ट में उसमें हेल्प करेगा। कौन, ये जो वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड होते हैं, आप इसे शॉर्टकट या फिर शॉर्ट फॉर्म में VIP कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो VIP होते हैं, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड होता है, वो जनरली सीक्रेट तो होता है किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा सीक्रेट होता है, यहाँ पे स्त्रावित होता है। और इसका वर्क क्या है, मैंने कहा ये डायलेट करेगा, इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स वाला पार्ट होता है उसको डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये किसको इनहिबिट करता है, तो ये कहा जाएगा कि ये गैस्ट्रिक जूस, अगर हम यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो आप इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसे हम हिंदी में जठर रस कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, क्या करना, उसको प्रिवेंट करना, या फिर हम इसे कह सकते हैं इसके स्रवन को रोकना, इसको संदमित करना कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या स्टडी करना होता है,
कि ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके सिक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट का मतलब होता है उसको प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। हम इस सारे पॉइंट को वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं, उसके बाद सीधे लीड करेंगे हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको वीआईपी के बारे में बताया, एक नोट पॉइंट था हमारा, और बेसिकली यहाँ पे वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो है रिलीज किससे होते हैं, तो मैंने कहा इट जनरली रिलीज बाय या फिर सिक्रेटेड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ मैंने आपको ये कहा कि ये जो इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको स्प्रेड करने का, उसको फैलाने का, उसको डायलेशन प्रोवाइड करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है, मैंने कहा ये वीआईपी का ही होता है। साथ साथ ये प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसके स्त्रवण को, मैंने कहा गैस्ट्रिक जूस के स्त्रवण को भी क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। अब देखिए सीधे नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड की तरफ लीड करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल लोकल हार्मोन और बच गया है, उसके बाद सीधे हम लीड करेंगे बाइल जूस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अगर स्पेशली हम लास्ट पर्टिकुलर यहाँ पे हार्मोन की बात करेंगे, या फिर लास्ट ये जो हार्मोन है, लोकल हार्मोन है जिसे आप स्टिमुलेटर कह रहे हैं, ये हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड ये क्या है, ये है काइमोडेनिन। अब ये काइमोडेनिन क्या होता है मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या करता है, ये किसके सिक्रेशन को बेसिकली ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस में आप ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के बारे में पढ़ते हैं। उसके कंपोजिशन में ये दोनों ही प्रकार के जो हैं केमिकल सब्सटेंस जो हैं, एंजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। उसके सिक्रेशन को ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, उसको प्रारंभ करेगा, या फिर आप इसे सिंपली ये भी कह सकते हैं कि उसको ये भी क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है, बढ़ावा देने वाला है। क्या है, कौन सा हार्मोन है, काइमोडेनिन हार्मोन है। अब देखिए काइमोडेनिन हार्मोन ने क्या किया, मैंने कहा ये इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है किसके स्त्रवण को, मैंने कहा यहाँ पे टू टाइप्स के जो है यहाँ पे सब्सटेंस गिवन है, एक एंजाइम गिवन है जिसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इन दोनों एंजाइम का भी डाइजेशन में क्या होता है, मैंने कहा पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे ये कौन से हैं, ट्रिप्सिन है और कौन से हैं, काइमोट्रिप्सिन। इन दोनों के डाइजेशन में या फिर इनके सिक्रेशन में बेसिकली काइमोडेनिन जो लोकल हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इनके सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, एंड हमने इसी काइमोडेनिन हार्मोन के साथ जो भी लोकल हार्मोन्स होते हैं वो क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। हमारा बेसिक टॉपिक बस ये है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के प्रोसेस को ही स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर बाइल जूस की बात करते हैं तो बाइल जूस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे हैं कि पर डे इसका सिक्रेशन कितना होता है। अगर हम प्रतिदिन स्त्रवण की मात्रा देखें, अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, पित्तरस जो होता है उसका सिक्रेशन पर डे का मीनिंग ये है कि प्रतिदिन इसका सिक्रेशन कितने अमाउंट में होता है, मैंने कहा ये 700 to 1000 ml होता है। 700 से 1000 ml के बीच में यहाँ पे इसका सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है। और ये क्या है, मैंने कहा ये बाइल जूस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनरली ये भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल ये फैक्चुअल ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे फैक्ट बेसिस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाइल जूस जो है उसका पर डे सिक्रेशन कितना होता है। अब देखिए इसके बाद सीधे हम लीड करते हैं कि बाइल जूस के सिक्रेशन के बारे में देखा। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो बाइल जूस है इसका जो है कंपोजिशन क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है। देखिए ये जो बाइल जूस है इसके संगठन में हम क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर कितना होता है, वाटर यहाँ पे 92% अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अभी देखिए यहाँ पे बाइल जूस में 92% वाटर है, कितना है 92% जो केवल जल की मात्रा है इसमें। लेकिन यहाँ पे बाइल जूस में और क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मैंने जब आपको लीवर का फंक्शन बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर भी आपने बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पे देखिए कौन कौन से बाइल सॉल्ट 6% अमाउंट में बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। क्यों ना हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लें।
में देखिए फर्स्ट मैंने कहा था इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इसमें मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है मेनली। साथ साथ यहाँ पे 6% अमाउंट में जो बाइल सॉल्ट यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी बाइल सॉल्ट में और क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे सोडियम ग्लाइकोकोलेट भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या, मैंने कहा सोडियम ग्लाइकोकोलेट प्रेजेंट होते हैं। और सोडियम ग्लाइकोकोलेट के साथ यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे एक और बाइल सॉल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम टोरोकोलेट। क्या कहते हैं इसे, सोडियम टोरोकोलेट कहते हैं। ठीक है, हमने इतने सारे स्पेसिफिक पॉइंट को हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए मैंने आपको वाटरी पोर्शन के बारे में बताया, बाइल सॉल्ट के बारे में बताया, जो कि 6% अमाउंट होता है, 92% तो केवल वाटर होता है। लेकिन ये वाटर बाइल सॉल्ट के अलावा यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट जो है वो बेसिकली केवल 1 to 2%, 1 से 2% ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 1 से 2% जो पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट यहाँ पे जो है बाइल में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे 2 टाइप्स के जो है पिगमेंट की बात करते हैं। एक तो होता है बिलीरुबिन। क्या होता है, एक जो वर्णक होता है इसे कहते हैं बिलीरुबिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, और एक और वर्णक होता है, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बिलीवर्डिन। क्या कहते हैं इसे बिलीवर्डिन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, 1 से 2% अमाउंट में बाइल पिगमेंट के रूप में ये बाइल जूस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी के बाइल जूस के कंपोजिशन को और आगे हम क्या करते हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे कंपोजिशन है ये क्या है, इट इज अबाउट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। ये क्या होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं, वसा है ये। मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड में भी स्पेशली कौन सा फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे लेसिथिन प्रेजेंट होता है। कौन सा, मैंने कहा यहाँ पे लेसिथिन प्रेजेंट होता है। अब वन मोर टाइम हम डिस्कस कर लें कि यहाँ पे इसके कंपोजिशन में, बाइल जूस के कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे वाटर 92% अमाउंट में प्रेजेंट है, बाइल सॉल्ट 6% अमाउंट में प्रेजेंट है। मेनली इसमें सोडियम जो है बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट के साथ साथ यहाँ पे सोडियम टोरोकोलेट प्रेजेंट होता है। 1 to 2%, 1 से 2% यहाँ पे पित्तवर्णक पाए जाते हैं, जिसमें हम काउंट कर रहे हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को। और लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। और इसे बेसिकली क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड में किस प्रकार का, मैंने कहा लेसिथिन प्रकार का होता है। अब देखिए स्टडी करने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ बाइल जूस क्या होता है। ये जो बाइल जूस है, पित्तरस जो होता है, आखिर किस प्रकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस की यहाँ पे हम बात करने वाले, मैं आपको ये बता दूं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी फंक्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो दिया हुआ है बाइल जूस का, वो क्या है, मैंने कहा बाइल जूस इज येलो ग्रीन कलर्ड एल्केलाइन फ्लूइड। ये क्या होते हैं, मैंने कहा बाइल जूस जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, बाइल जूस किस तरह के कलर में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने कहा ये येलो ग्रीन कलर के होते हैं। और इनका जो है नेचर कैसा होता है, मैंने कहा इनका नेचर एल्केलाइन प्रकार का होता है। मतलब यहाँ पे पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होगा, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है इसका पीएच। और इसमें ये कहा जाता है कि हैविंग नो डाइजेस्टिव एंजाइम, किसी भी प्रकार का कोई पाचक से संबंधित एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। बावजूद इसके हम ये क्या कहते हैं, येट इट प्ले इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। हालांकि इस पर्टिकुलर बाइल जूस के कंपोजिशन में आपने देखा किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम जैसे पदार्थ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, बाइल पिगमेंट थे, वाटर थे, बाइल सॉल्ट थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बावजूद इसमें कि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन पाचन की प्रक्रिया में बाइल जूस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका पाचन की प्रक्रिया में निभाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में। ये क्या है, ये है इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ बाइल जूस। ठीक है, ये क्या है, मैंने कहा इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ बाइल जूस, जो भी यहाँ पे अकार्बनिक लवण होते हैं। ये क्या है, मैंने कहा इनऑर्गेनिक सॉल्ट को कहते हैं अकार्बनिक लवण। इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ द बाइल जूस, जो बाइल जूस का जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है,
along with बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या है? मैंने कहा ये जो आपको SCO3- दिख रहा है, ये कौन सा आयन होता है? मैंने कहा ये बाइकार्बोनेट आयन है। कौन सा आयन है? मैंने कहा ये जो है आयन आपको दिख रहा है, ये बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। इसकी बात करें, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो बाइल जूस में होता है, किसके साथ साथ? बाइकार्बोनेट आयन के साथ साथ ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड म्यूकस ऑफ द गॉबलेट सेल्स प्रोवाइड एल्केलाइन मीडियम टू द इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ पे बाइल जूस में जो प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसके साथ साथ जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और ये जो म्यूकस रिलीज करने वाले जो सेल्स होते हैं वो कौन से? मैंने कहा ये जो गॉबलेट सेल्स के द्वारा म्यूकस रिलीज होता है, ये सभी क्या प्रोवाइड करते हैं? मैंने कहा यहाँ पे आपको पता है कि इंटेस्टाइन में, मतलब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए pH मोर देन 7 होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए। और इसी pH को प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक मीडियम या फिर एल्केलाइन मीडियम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आपको मैंने कहा था 7 to 8 के रेंज में मैंने आपको pH बताया था, जिसके पर्टिकुलर उसी रेंज ऑफ pH में यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का वर्क होता है वो किसका होता है? बाइल जूस का। जबकि आपने स्टमक में देखा था कि जो भी यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर डाइजेशन का प्रोसेस था स्टमक में, आमाशय वाले भाग में, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में होता है। और वो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन होता है वो प्रोवाइड करने का वर्क HCl का था, हाइड्रोक्लोरिक HCl का था, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में हम डायरेक्टली स्टडी करने वाले हैं। एंड ये क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली कि एल्केलाइन मीडियम जो है, आखिर एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड तो कर दिया बाइल जूस ने और बाइकार्बोनेट और गॉबलेट सेल्स के द्वारा रिलीज हुआ म्यूकस ने, लेकिन इससे होगा क्या? आखिर ये रिक्वायर्ड क्यों होता है? मैंने कहा देखिए एल्केलाइन मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंड सकर एंटेरिकस। सकर एंटेरिकस के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि एल्केलाइन मीडियम जो होता है वो रिक्वायर्ड किसके लिए होता है? ताकि ये जो पैनक्रियाटिक जूस हो और साथ साथ ये जो सकस एंटेरिकस होता है वो आसानी से अपना कार्य करे, आसानी से अपने फंक्शनिंग को शो करें, अपने कार्य को प्रदर्शित करें। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों ही पर्टिकुलर जूस और इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के अच्छे प्रकार से कार्य करने के लिए यहाँ पे क्षारीय माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। हमने यहाँ पे बाइल जूस के बारे में स्टडी कर लिया। आप सीधे लीड करते हैं कि नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। देखिए अब इसी ही पर्टिकुलर बाइल जूस के फंक्शन में ही आपको 2 मोर फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसका जो एक फंक्शन होता है, हम यहाँ पे 4th फंक्शन की बात करने वाले हैं। ये कौन सा है? मैंने कहा हमने इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात की, बाइल जूस में जो प्रेजेंट होता है और किस तरह से अफेक्ट करता है डाइजेशन के प्रोसेस को। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो कार्बनिक लवण होता है, या फिर अगर हम इसके ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करते हैं तो वो क्या कार्य करता है, वो कौन सा फंक्शन शो करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ द बाइल, पित्त का जो कार्बनिक लवण होता है वो इमल्सीफाई करता है किसको? फैट को। मैंने कहा ये वसा को क्या करता है? इमल्सीफाई करता है। मतलब ये इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, मतलब वसा के पाइसीकरण। इमल्सीफाई को क्या कहते हैं? इमल्सीफाई को कहते हैं पाइसीकृत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? पाइसीकृत वसा कहते हैं। इमल्सीफाइड फैट को क्या कहेंगे? पाइसीकृत वसा बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट ये गिवन है कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं बाइल में वो बेसिकली क्या करेंगे? मैंने कहा ये इमल्सीफाई करेंगे फैट को। लेकिन ये इमल्सीफाई फैट क्या होता है या वसा का पाइसीकरण क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है इमल्सिफिकेशन। पाइसीकरण जो होता है क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच लार्ज फैट ड्रॉपलेट आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसेल्स। देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं? इसे हम समझ सकते हैं कैसे? मैंने कहा सपोज मैंने कहा ये कोई एक लार्ज ड्रॉपलेट है, किसका है? मैंने कहा ये लार्ज ड्रॉपलेट है फैट का, किसका है? मैंने कहा सपोज यहाँ पे हमने एक क्या कंसीडर किया है, ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट है और ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट का क्या होने वाला है? मैंने कहा इस लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स का यहाँ पे बेसिकली ये किसमें कन्वर्जन शो करते हैं? मैंने कहा ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इस तरह के स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या करते हैं?
कन्वर्जन शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैंने कहा ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं इसे ही क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिसेल्स। क्या कहते हैं इसे कहते हैं मिसेल्स कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की हम बात कर रहे हैं, और बाइल जो है, बाइल जूस के जो भी कंपोजिशंस होते हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वसा को पायसीकृत करने में। और वसा का पायसीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट ड्रॉपलेट के जो वृहद यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, वो स्मॉल ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं और उस स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फैट को क्या कहते हैं? मैंने कहा मिसेल्स कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और फिर बाद में क्या दिया हुआ है? इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। ये क्या होते हैं? ये बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ पे आप इसको डबल स्टार मार्क करें, क्योंकि अमॉन्ग दिस ऑल फंक्शन दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी फंक्शन। सबसे प्राथमिक कार्य होता है बाइल जूस का। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वर्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि बाइल जूस और कौन कौन से कार्य को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना होगा कि बाइल जूस ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम। देखिए ये जो लाइपेज एंजाइम है वो किस तरह से लिपिड पे वर्क करता है। बेसिकली ये लाइपेज लिपिड यानी वसा पे ही कार्य करते हैं, और ये किस तरह से लाइपेज एंजाइम डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। आप वहाँ देखेंगे लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को। लेकिन लाइपेज एंजाइम को जो है बेसिकली एक्टिवेट करने का, उसको सक्रियकरण प्रदान करने का वर्क किसका है? मैंने कहा बाइल जूस का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीधे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। किसके बारे में? पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। अगर हम यहाँ पे पर डे सिक्रेशन की बात करें तो कितना है? मैंने कहा यहाँ पे पर डे सिक्रेशन कितना होता है। हम अलग अलग, चाहे बाइल जूस हो, चाहे वो पैनक्रियाटिक जूस हो, चाहे गैस्ट्रिक जूस हो, इन तीनों ही टाइप्स के जूस में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने इसके जो है पर डे सिक्रेशन की बात की थी कि प्रतिदिन ये कितने अमाउंट में सिक्रेट होते हैं या रिलीज होते हैं। देखिए मैंने कहा इसका जो पर डे सिक्रेशन होता है वो बेसिकली कितना होता है? ये 2000 ml बोल दें, या फिर इसे ही कह दें कि 2 लीटर जो है यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो प्रतिदिन सिक्रेट होता है। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। हमने यहाँ पे पर डे सिक्रेशन की बात की, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें बेसिकली किस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से अदर सब्सटेंसेस, अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशंस को, कि आखिर कौन कौन से कंपोजिशंस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो देखिए पैनक्रियाटिक जूस में यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं। अब देखिए वाटर कितना होता है, यहाँ पे जो H2O होता है पैनक्रियाटिक जूस में वो 99% से भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। मोर देन 99% तो पैनक्रियाटिक जूस में वाटर होता है, और बाकी जो भी एंजाइमेटिक पार्ट होता है वो प्रो एंजाइम के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी बचे हुए पर्टिकुलर पार्ट होता है वो इनएक्टिव एंजाइम का होता है। क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम का होता है। और इसी इनएक्टिव एंजाइम को हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली अक्रिय प्रकार के, या फिर आप इसे कह सकते हैं निष्क्रिय प्रकार के क्या होते हैं? निष्क्रिय प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब इनको किसी न किसी प्रकार के स्टिमुलेटर या फिर उद्दीपक की आवश्यकता होती है ताकि उसके प्रेजेंस में ये अपने एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएं? चेंज हो जाएं। तो इन सभी एंजाइम को हम क्या कह सकते हैं? इन सभी एंजाइम को हम प्रो एंजाइम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैंने कहा यहाँ पे इसको प्रो एंजाइम भी कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अब ये स्टडी करते हैं कि वाटर का अमाउंट अगर मोर देन 99% है और बाकी जो भी अदर कंपार्टमेंट है वो एंजाइम से मिलकर बने हुए हैं जो कि इनएक्टिव फेज में होते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे कि आखिर वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि यहाँ पर इनएक्टिव फेज में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए क्या क्या है, मैंने कहा ये है ट्रिप्सिनोजन। क्या है? ट्रिप्सिनोजन है। नेक्स्ट क्या है? काइमोट्रिप्सिनोजन। इन सभी पर्टिकुलर इनएक्टिव फेज में प्रेजेंट एंजाइम के एक्टिविटी, उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें अब वन बाय वन स्टडी करना है। पहले कलेक्टिवली ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रो एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं जो कि यहाँ पे वाटर के अलावा कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, एज वेल एज यहाँ पे जो है काइमोट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन के साथ साथ यहाँ पे प्रो कार्बोक्सिल
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मैंने कहा ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं एमाइलेज। और इसी एमाइलेज को क्या कहा जाता है? एमाइलोप्सिन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसी एमाइलेज एंजाइम को, जो कि इनएक्टिव फेज में पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, इसी को एमाइलोप्सिन कहा जाता है। और कौन कौन से एंजाइम है? मैंने कहा यहाँ पे लाइपेज भी होता है, और इसी लाइपेज को क्या कहते हैं? स्टिप्सिन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? इसे स्टिप्सिन भी कहते हैं। ठीक है। और लास्ट जो आपको पर्टिकुलर ये एंजाइम दिख रहे हैं इनएक्टिव फेज में, ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड पे, मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल पे कार्य करने वाले एंजाइम होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ये या तो अगर ये डीएनए पे कार्य करते हैं तो उस एंजाइम को कहेंगे क्या? मैंने कहा डीएनएज बोलेंगे। अगर ये राइबोन्यूक्लिक एसिड पे वर्क करते हैं तो क्या बोलेंगे? इसको आरएनएज बोलेंगे। ठीक है। और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड पे कंबाइनली वर्क करने वाले सभी तरह के एंजाइम को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे न्यूक्लियेजेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वन मोर टाइम हम ये डिस्कस कर लें किसके कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आगे आने वाले जो भी केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने कहा यहाँ पे इनएक्टिव फेज में ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी होता है, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन भी होता है, और साथ साथ यहाँ पे लाइपेज जिसे हम यहाँ पे स्टिप्सिन भी कहते हैं, और एमाइलेज को कहते हैं एमाइलोप्सिन। ठीक है। और इन सभी के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड पे कार्य करने वाले डीएनएज और आरएनएज भी होता है, आरएनएज भी होता है। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस के बारे में क्या कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पैनक्रियाटिक जूस में ऑल द टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सभी प्रकार के जो पाचक एंजाइम होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज नोन एज अ परफेक्ट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसे क्या कहते हैं? इसे परफेक्ट या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। एक और बार इस पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी कर लें कि अगर हम यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस को ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परफेक्ट या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ठीक है। अब इसे परफेक्ट या फिर पूर्ण प्रकार का पाचक रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि इस पर्टिकुलर पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेशन से रिलेटेड ऑल द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं? मैंने कहा ऑल द टाइप्स ऑफ एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वन मोर पॉइंट आपको दिख रहा है। अभी हमने डाइजेस्टिव जूस के कंपोजिशन में क्या देखा था कि वहाँ पे ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, और ये दोनों ही प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, मतलब निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अब इसे किसी न किसी प्रकार के प्रमोटर की आवश्यकता है, उद्दीपक की यहाँ पे क्या है? इसेंशियलिटी है, ताकि वो जो स्टिमुलेटर है उस ट्रिप्सिन और यहाँ पे बेसिकली जो ट्रिप्सिनोजन होता है और काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है उसको उसके एक्टिव फेज में क्या कर पाए? चेंज कर पाए। तो यहाँ पर क्या होता है? एक एंजाइम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये? मैंने कहा यहाँ पर एंटेरोकाइनेज एंजाइम आपको दिख रहा है कि ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो किसके थ्रू या किसके द्वारा सिक्रेट होता है? मैंने कहा ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा क्या होता है? सिक्रेट होता है। और ये क्या करता है? मैंने कहा ये अब एक्टिवेट करता है किसको? मैंने कहा ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किस में करता है? मैंने कहा यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये जो है यहाँ पे एंटेरोकाइनेज एंजाइम की बात कर लेते हैं। ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है इसके प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिनोजन जो है किस में चेंज हो जाता है? मैंने कहा ये ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। और उसके बाद अदर एंजाइम भी क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। मैंने कहा देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा, पहले मैंने आपको वेरी फर्स्ट पॉइंट, इसे आप नोट पॉइंट मान के चले कि नोट पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया ये जो डाइजेस्टिव जूस की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पाचक रस में पैनक्रियाटिक जूस भी आता है, लेकिन यहाँ पे सभी प्रकार के डाइजेस्टिव जूस में भी हम पैनक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं?
कंप्लीट या परफेक्ट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कंटेन करते हैं। कौन? मैंने कहा पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसे परफेक्ट और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वन स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम की बात करें, इसे क्या कहते हैं? एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहते हैं। और ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा सिक्रेट होता है और ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, उसको ये जो है कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फेज में पाए जाने वाले एंजाइम, जैसे क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब सीधे लीड करते हैं इन सभी एंजाइम्स के रिलेटेड जो भी इससे संबंधित एसोसिएटेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं? वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ट्रिप्सिनोजन जो है, मैंने कहा ये जो ट्रिप्सिनोजन है, यही रिएक्शन के बारे में हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो है थ्योरी स्टडी किया था। अब यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट इक्वेशन या फिर आपको केमिकल रिएक्शन दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि ये इनएक्टिव फेज में, यहाँ पे निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले ट्रिप्सिनोजन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज एंटेरोकाइनेज, इसके प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिन में क्या हो जाता है? मैंने कहा ये चेंज हो जाता है और अब ये क्या है? ये एक्टिव फेज में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। मैंने कहा ये एंजाइम क्या है? मैंने कहा ये एंजाइम जो है वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम है। और ये क्या है? मैंने कहा ये इसके सक्रिय रूप होता है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा जो है केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट टाइप के केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस और वो केमिकल रिएक्शन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको कहा कि ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फेज में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज इट विल कन्वर्ट इनटू द ट्रिप्सिन विच इज इन द एक्टिव फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसके बारे में क्या कहा जाता है? अब हम बात करते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन को भी आपने पैनक्रियाटिक जूस में देखा था, उसी के केमिकल कंपोजिशन में आपको देखने को मिला था। अब देखिए ये काइमोट्रिप्सिनोजन का क्या होने वाला है? काइमोट्रिप्सिनोजन भी क्या है? मैंने कहा ये एक इनएक्टिव और निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाला एंजाइम है और ये ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? मैंने कहा ये ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में क्या हो जाएगा? मैंने कहा यहाँ पे देखिए काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो क्या है? इनएक्टिव फेज में होता है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे एंटेरोकाइनेज एक प्रकार के स्टिमुलेटर की तरह भांति कार्य करने वाला एंजाइम था, उसी तरह से यहाँ पे ट्रिप्सिन भी क्या होता है? एक स्टिमुलेटर होता है। और इसी के प्रेजेंस में इनएक्टिव फेज में पाए जाने वाला काइमोट्रिप्सिनोजन किसमें चेंज होता है? काइमोट्रिप्सिन में। और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि ट्रिप्सिनोजन पहले चेंज हो रहा था ट्रिप्सिन में, लेकिन आपको यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं? या तो सीधे थ्योरी दे देगा कि यहाँ पे इसका कन्वर्जन जो है इसमें किस पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, या फिर एक और टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि या तो आपको दे देंगे सपोज यहाँ पे इसमें कन्वर्जन दे देंगे कि यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन है वो चेंज हो रहे हैं ट्रिप्सिन में, लेकिन यहाँ पे एंजाइम का ऑप्शन जो है वो ब्लैंक छोड़ेगा या फिर क्वेश्चन मार्क लगा देगा और आपको नीचे दिए हुए फॉलोइंग ऑप्शंस में से आपको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि वो एंजाइम कौन सा है जिसके प्रेजेंस में ये इनएक्टिव जो फॉर्म में प्रेजेंट एंजाइम होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट पर्टिकुलर यहाँ पे इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा है केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये भी क्या है? यहाँ पे जो भी पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव फेज में पाए जाने वाले एंजाइम है उसी से रिलेटेड हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। यहाँ पे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो इनएक्टिव फेज में पाए जाने वाला ये भी क्या होता है? एंजाइम होता है। और ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बोला मैंने जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन ये ट्रिप्सिन, लेकिन ये किस पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में चेंज होने वाला है? अपने एक्टिव फॉर्म में। मैंने कहा ये ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या हो जाएगा? चेंज हो
हो जाएगा। इतने सारे केमिकल रिएक्शंस के बाद हम अब नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अगर हम फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस की बात करें कि आखिर विच स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर सकस एंटेरिकस और पैनक्रियाटिक जूस, हम ये देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे सकस एंटेरिकस जो है बेसिकली इसी से संबंधित आपको इंटेस्टाइनल पार्ट में ही, इंटेस्टाइनल जूस में ही पैनक्रियाटिक जूस भी आपको दिखता है, क्योंकि ये सारे सिक्रेशन जो हैं वो ड्यूडेनम में आकर के पॉर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे वेरी फर्स्ट जो यहाँ पे इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के बारे में। इन तीनों ही प्रकार के जो है ये स्टिमुलेटर की भांति कार्य करने वाले एंजाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा कि जो प्रोटीन है और प्रोटियोसेस है और इसके साथ साथ हमने क्या लिया है, पेप्टॉन्स लिया है। ठीक है, ये तीनों ही टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो किसके प्रेजेंस में कन्वर्जन शो करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलिगोपेप्टाइड लिखा हुआ है, जिससे हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि एमाइनो एसिड जो है, एमिनो अम्ल के शॉर्ट चेन, उसकी जो छोटी श्रृंखला होती है इसको क्या कहते हैं, ऑलिगोपेप्टाइडेज कहते हैं। बेसिकली इसी से रिलेटिव जो रिएक्शन जो हैं बेसिकली यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी अभिक्रियाएं हैं हम यहां पर भी देखेंगे, जो कि ऑलिगोपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में होता है। तो यहां पे जो आपको रिएक्शंस दिख रहा है इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पे ट्रिप्सिन और ये जो काइमोट्रिप्सिन होते हैं इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और यहां पे जो है एमाइनो एसिड जो है उसके शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसी ही रिएक्शन का जो इनिशिएटिव फॉर्म है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो यहां मेंशन है। बेसिकली आपको ये लर्न करना है। इसमें क्या करना है कि ऑलिगोपेप्टाइड जो होते हैं अमीनो एसिड का शॉर्ट चेन होता है, और ये जो ऑलिगोपेप्टाइड है ये ऑलिगोपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है, अपने सिंपलर और एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में चेंज होता है, और इसे क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड कहते हैं। अब देखिए डाइपेप्टाइड बोला तो यहाँ पे बेसिकली डाई क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको इतना पता है कि डाई जो है यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए चेन ऑफ 2 अमीनो एसिड, चेन ऑफ 2 अमीनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल के 2 श्रृंखला की बात करते हैं, 2 टाइप्स के चेन की बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड्स कहते हैं। और ये ऑलिगोपेप्टाइड अब किस में चेंज हो जाएगा, ये ऑलिगोपेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और साथ साथ किस पर्टिकुलर, मैंने कहा यहाँ पे एल्केलाइन मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, जहाँ पे पीएच जो है वो मोर देन 7 होता है, उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये अपने सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसी से संबंधित रिएक्शंस को हमने यहां पे स्टडी किया है, और इस रिएक्शन में आपको क्या लर्न करना था कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। लेकिन बेसिकली जो रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे इसमें ये यहां से होता है। बेसिकली क्या है, ये ऑलिगोपेप्टाइड, ऑलिगोपेप्टाइड का कन्वर्जन डाइपेप्टाइड में बेसिकली यहां से बहुत बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मॉड्यूल में सीधे आपको जो है एक लाइन डायग्राम प्रोवाइड किया जाएगा और यहां पे पूछ लिया जाएगा कि यहां पे कौन सा एंजाइम है, या फिर पीएच जो है कितने पर्टिकुलर पीएच के रेंज में जो है इसकी आवश्यकता होती है, किस मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एल्कलाइन नेचर का मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस से संबंधित है। इसका जो सेकेंड फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे इसका सेकेंड फंक्शन होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, या फिर जो अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, उससे संबंधित कार्य कौन से हैं ये देखते हैं। देखिए ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं या अल्फा एमाइलेज होते हैं, इसका वर्क क्या होता है, मैंने कहा ये अब स्टार्च को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको ये बताया था जब हमने ओरल कैविटी में डाइजेशन के प्रोसेस में ये देखा था कि स्टार्च जो है वहाँ पे 30% स्टार्च का क्या हो गया था, डाइजेशन हो गया था, और वो डाइजेशन के बाद जो है किस में चेंज हुए थे, मैंने कहा स्टार्च वहाँ पे डाइजेशन के बाद बेसिकली किस में चेंज हुए थे, मैंने कहा माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, लिमिट डेक्सट्रीन में चेंज हुए थे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये 70% जो स्टार्च है वो एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एमाइलेज हम ये कह रहे हैं कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज, क्यों, क्योंकि ये एमाइलेज पैनक्रियाज से संबंधित है। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज को ही और क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं अल्फा एमाइलेज। क्या कहते हैं इसे, अल्फा एमाइलेज कहते हैं। और 70% जो स्टार्च होता है वो इसी पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में माल्टोज, आइसोमाल्टोज में चेंज हो जाते
जाते हैं, जो कि इसका सिंपलर फॉर्म होता है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 30% स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में हुआ था और रेस्ट 70% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस या इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होना है। और किस एंजाइम की सहायता से होना है? मैंने कहा यहाँ पे पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस ये फंक्शन शो कर रहा है। लेकिन अगर स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले एंजाइम की बात करें, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले एंजाइम की बात करें, जिसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली हमने कहा था स्लाइवरी एमाइलेज, उसे हमने टाइलिन भी कहा था। वो वहाँ पे ओरल कैविटी में 30% स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन को शो कर रहे हैं। और ये जो माल्टोज होते हैं, आइसोमाल्टोज होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे उत्पाद के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये होते क्या हैं? मैंने कहा ये डाइसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइसेकेराइड होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना जानते हैं कि स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है या पॉलीसेकेराइड होता है, और इसका कन्वर्जन किस में होने वाला है? मैंने कहा डाइसेकेराइड में इसका कन्वर्जन होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये दिया हुआ है अब लाइपेज के बारे में। लाइपेज का रिएक्शन हमें बेसिकली किस पे और किस तरह के जो है रिएक्शंस में हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि लाइपेज किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे लाइपेज का रिएक्शन के लिए मैंने कहा लाइपेज एक्ट किस पे करेगा? इस तरीके का जो एंजाइम होता है, लाइपेज जो होता है, वो किस पर एक्ट करेगा? मैंने कहा यहाँ पर ये फैट पे काम करने वाला है। किस पे? मैंने कहा यहाँ पर ये फैट पे काम करने वाला है, वसा पे कार्य करता है। और यहाँ पे ये जो वसा है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मैंने कहा ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये ट्राइग्लिसराइड प्रकार के जो फैट होते हैं उस पर लाइपेज वर्क करता है और पहले इसे चेंज करेगा किस में? मैंने कहा पहले इसे डाइग्लिसराइड में चेंज करेगा। और ये जो डाइग्लिसराइड होता है वो अगेन लाइपेज के प्रेजेंस में ये और अपने सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मोनोग्लिसराइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होने वाला है, हम यहाँ पे इनएक्टिव फेज में पाए जाने वाले लाइपेज की ही बात कर रहे हैं। लाइपेज क्या करता है कि ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में जो फैट प्रेजेंट होते हैं, वसा पाए जाते हैं, उसको पहले ये डाइग्लिसराइड में चेंज किया। अब ये डाइग्लिसराइड अगेन लाइपेज के प्रेजेंस में मोनोग्लिसराइड में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब सीधे हम लास्ट पर्टिकुलर ये जो रिएक्शन है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, और ये क्या है? न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करते हैं, और ये कौन से हैं? मैंने कहा देखिए न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करेगा ये एंजाइम, तो यहाँ पे मैंने लिया कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? ये जो है न्यूक्लियेजेस एंजाइम होगा। और ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करते हैं, उसको जो है सीधे उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड में। अब ये न्यूक्लियोटाइड पे अगेन यहाँ पे न्यूक्लियेजेस एंजाइम वर्क करेगा और उसको चेंज कर देगा न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे वर्क करता है। मैंने कहा ये न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करता है। न्यूक्लिक एसिड जो है बाद में न्यूक्लियस के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा? मैंने कहा ये चेंज हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में, और अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अपने और सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए इतने सारे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने के साथ हम यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पे स्पेशल पॉइंट के बारे में हमें स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट सीधे से नोट पॉइंट में प्रोवाइड है। यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन ऑफ बाइल जूस, जब यहाँ पे बाइल जूस जो है उसका बेसिकली क्या हो जाए, मैंने कहा उसके जो भी रिएक्शंस हैं, उसके जो भी क्रियाविधि है वो कंप्लीट हो जाए, तो अब क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर, ये हमारा नोट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? हम यहाँ पे ये नोट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। इसमें जनरली ये पॉइंट गिवन है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्शन ऑफ बाइल जूस, जैसे ही पित्तरस जो है उसका एक्शन, उसके क्रियाविधि हमें देखने को मिल जाएगी, तो उसके बाद क्या होने वाला है? और यहाँ पे बेसिकली ये देख रहे हैं कि पेनक्रियाटिक जूस जो है, इन दोनों ही प्रकार के बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस जो है उनके डाइजेस्टिव एक्शंस जो हैं वो अगर कंप्लीट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तो अब किसका फॉर्मेशन होगा? मैंने कहा यहाँ पे काइम का फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी 2 टाइम्स हमने स्टडी किया था। मैंने आपको बोलस, काइम और काइल के बारे में बताया हुआ है कि बोलस, काइम और काइल क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली अगर हम ये बात करें कि
काइम क्या होता है? बोलस जब पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू इसोफेगस से कहाँ पहुंचा? मैंने कहा अगर ये इसोफेगस से स्टमक के फंडस वाले पार्ट में पहुंच गया तो अब वो किस में चेंज हो जाने वाला है? मैंने कहा काइम में चेंज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या है कि जैसे ही सभी प्रकार के पाचन संबंधी कार्य जो कि कौन सा जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस से शो कर रहा है, मैंने कहा ये बाइल जूस के साथ साथ ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो अपने डाइजेस्टिव एक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो उसी पर्टिकुलर फॉर्म को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं काइम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट possesses फ्रॉम द ड्यूडेनम टू द जेजुनम एंड द इलियम। अब अगर ये काइम फॉर्मेशन हो गया है कहाँ पे? स्टमक वाले पार्ट में, तो अब क्या होगा कि ये सीधे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से किधर की तरफ मूवमेंट होगा? बेसिकली ये ड्यूडेनम और ड्यूडेनम के साथ साथ ये उसके नेक्स्ट पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? जाएगा, एंट्री करेगा और वहां पे काइल में चेंज हो जाएगा। जेजुनम और इलियम क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ एक सेकेंड पार्ट होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेसिक 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के 3 भागों के बारे में बताया हुआ है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक क्या है? हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं सकस इंटेरिकस के बारे में, किसका पर डे सिक्रेशन क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हम इन सभी बातों को क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सकस इंटेरिकस को आप जानते हैं इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। लेकिन ये जो इंटेस्टाइनल जूस है बेसिकली इसका फॉर्मेशन किन 2 प्रकार के इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रेशंस को कंबाइंडली अगर स्टडी करें तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार के ग्लैंड के सिक्रेशन आपस में मिल करके क्या फॉर्म करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को फॉर्म करते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रेनर्स ग्लैंड की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम यहाँ पे ब्रेनर्स ग्लैंड की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे सिक्रेशंस ऑफ, किसकी बात करें? सिक्रेशंस ऑफ ब्रेनर्स ग्लैंड की बात करें। किसकी बात करें? यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ ब्रेनर्स ग्लैंड की बात करते हैं। तो ब्रेनर्स ग्लैंड के स्त्राव या फिर सिक्रेशन, और इसके साथ साथ किसके सिक्रेशन की बात करें? सिक्रेशन ऑफ, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवर कुहून, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहून के बारे में भी आपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था कि ये क्रिप्स ऑफ लीवर कुहून जो है वो क्या होता है। मैंने कहा देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सिक्रेशन ऑफ ब्रेनर्स ग्लैंड की बात करें कि ब्रेनर्स की जो ग्रंथियां होती हैं सब मिकोसा वाले लेयर में, ड्यूडेनम में, उससे रिलीज होने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं, और इसके साथ साथ क्रिप्स ऑफ लीवर कुहून के द्वारा रिलीज होने वाले जो भी सिक्रेशंस होते हैं, उसके स्त्राव होते हैं, दोनों आपस में मिल करके दोनों ज्वाइंटली क्या फॉर्म करते हैं? मैंने कहा ये दोनों ज्वाइंटली इंटेस्टाइनल जूस को फॉर्म करते हैं, और इसे क्या कहते हैं? सकस इंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया। अब सीधे लीड करते हैं किसका? पर डे सिक्रेशन जो है वो क्या क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे सकस इंटेरिकस का पर डे सिक्रेशन की बात करें तो यहाँ पे पर डे सिक्रेशन कितना होता है? मैंने कहा यहाँ पे ये 2 से 2.5 लीटर पर डे प्रतिदिन इसका स्त्रवण होगा या फिर सिक्रेशन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर कंपोजिशन की बात करें कि कंपोजिशन कितना होता है सकस इंटेरिकस का, इस प्रकार के इंटेस्टाइनल जूस में किस अन्य प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कि बेसिकली ये जो वाटर की बात करें, अगर सकस के केमिकल कंपोजिशन में पाए जाने वाले वाटर के अमाउंट की बात करते हैं तो वाटर कितना होता है? मैंने कहा वाटर यहाँ पे 99% होता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के सब्सटेंस की बात करें जिसे क्या कहते हैं? इरेप्सिन, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? इरेप्सिन भी प्रेजेंट होगा। वाटर यहाँ पे 99% प्रेजेंट होगा, लेकिन सम अमाउंट में कुछ एक एंजाइम्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इरेप्सिन प्रेजेंट होता है। इरेप्सिन को ही क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डाइपेप्टाइडेज। क्या कहेंगे इसे? इसी इरेप्सिन को कहा जाता है डाइपेप्टाइडेज। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और एंजाइम होता है डाइसैकेराइडेज। डाइसैकेराइड पे वर्क करने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइसैकेराइडेज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसी को ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम भी कहते हैं। इन सभी केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंटेरिकस में लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइडेज भी प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोटाइडेज के साथ साथ न्यूक्लियोसाइडेज भी यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है? सकस इंटेरिकस के केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पे वाटर
वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, 99% है। यहाँ पे इरेप्सिन प्रेजेंट है, इरेप्सिन के साथ साथ डाइसैकेराइडेज प्रेजेंट है, और डाइसैकेराइड के साथ यहाँ पे लाइपेज और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पे वर्क करने वाले एंजाइम भी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन सभी एंजाइम से संबंधित हम रिलेशन को या फिर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आपने इस लेक्चर में क्या देखा, हमने इस लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी प्रकार के स्टिमुलेटर होते हैं, लोकल हार्मोन होते हैं, उसके बारे में बात की, और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए, किस प्रकार से पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले ऑल द टाइप्स ऑफ जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, कैसे वो एक्टिवेट होते हैं। और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया सक्कस इंटेरिकस के बारे में, हमने अभी डिस्कस किया कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, किस प्रकार के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, और साथ साथ ये भी देखा कि वाटर के अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा लेकिन कुछ एक मात्रा में एंजाइम्स पाए जाएंगे, और पर डे सिक्रेशन की भी बात की। यहाँ पे सक्कस इंटेरिकस की बात करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले जो भी एंजाइम हैं वो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।